दृष्टि सहेली जानवी की एकलौती बेटी दिया का पुणे में विवाह था। जानवी ने सब दोस्तों को इकट्ठा करने के लिए सबके फ़ोन नंबर ढूंढकर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। सालों बाद जब एक दूसरे का अता पता जानकर चहक उठे थे। सब अब व्यस्त गृहस्थ थे, पर सब कॉलेज के दिनों की मस्ती को याद कर जैसे जुआ बन गए थे। अब दिन भर व्हाट्सएप ग्रुप जिसका नाम जानवी ने हैप्पीनेस रख दिया था, पर मौका मिलते ही सब हंसी मजाक करते रहते थे। जानवी का मैसेज था, आप सब दिया के विवाह में आने की तैयारी करो। विवाह को रियूनियन महज समझकर मस्ती करने सब आ जाओ। अभी इतने ही दोस्तों का पता चल गया पाया है, बाकी को भी फेसबुक पर ढूंढ ही लेंगे। मैं सबका इंतजार करूंगी। हमेशा से हंसमुख मेधावी जानवी ने सबको जोड़कर एक बड़ा काम कर दिया था। मुंबई में बसी नीलिमा जानवी से कई बार फोन पर बातें भी कर चुकी थी, पर नीलिमा अब दुविधा में थी। दिया के विवाह में जाकर सब दोस्तों से मिलने की इच्छा भी थी। उसके पति रजत और बेटी सुकन्या ने खुशी खुशी कह दिया था, जाओ एंजॉय करो दोस्तों के साथ, खूब मस्ती करके आओ। हम गए तो मस्ती में कमी न आ जाए। नीलिमा मुस्कुरा दी थी। सुकन्या ने कहा था, मुझे वैसे भी छुट्टी नहीं मिलेगी, नई जॉब है, पर आप जरूर जाओ मॉम। रजत की सेल्स क्लोजिंग थी, पर नीलिमा अपना दुख परेशानी किसी को बता भी तो नहीं सकती थी। हैप्पीनेस पर अखिल का नाम भी तो था। इस नाम पर नजर पड़ते ही नीलिमा के तन मन में करवाहट बढ़ती चली जाती थी। क्रोध का लावा सा फूट पड़ता था। नीलिमा ने रजत और सुकन्या को जब हैप्पीनेस के बारे में बताया था तो सुकन्या ने तो कह भी दिया था, मॉम हैप्पीनेस से आप जरा भी हैप्पी नहीं लगती। ये ग्रुप बनने के बाद आप तो मुझे और भी उदास दुखी लगती है। नीलिमा ने झूठी हंसी हंसकर उसका बहम कहकर बात को टाल दी थी, पर सच यही था। बाकी दोस्त के कारण वो ग्रुप छोड़ भी नहीं सकती थी और अखिलेश का अस्तित्व उसकी बर्दाश्त के बाहर था। अतीत में घटी घटना नीलिमा के तन मन के घाव को कुरेद जाती थी, जिससे वो आज तक अपराध बोध से ग्रसित थी। वो अपराध बोध की उसने रजत जैसे प्यार करने वाले पति को धोखा दिया है। उसे कभी ये बताया भी नहीं कि विवाह से कुछ महीने पहले ही अखिलेश ने उसका रेप किया था। अखिलेश उसका सहपाठी, उसका अच्छा दोस्त, बचपन का दोस्त, जिस पर वो आंख बंद कर यकीन करती थी। नीलिमा का विवाह रजत से तय हुआ तो सब दोस्तों ने उसकी सगाई में जमकर मस्ती की थी। रजत गुजरात का था। सब दोस्तों ने इलाहाबाद की सभी मशहूर जगह रजत को दिखाई थी। अखिलेश इलाहाबाद के नैनी इलाके में ही नीलिमा के घर से कुछ दूर ही रहता था। विवाह के कुछ महीने बाद होना तय हुआ था। अखिलेश की बड़ी बहन निकिता की भी नीलिमा की बहुत अच्छी दोस्ती थी। नीलिमा अपने माता पिता की एकलौती संतान थी। उसे जब भी विवाह की कोई शॉपिंग या काम होता, निकिता उसका साथ देती थी। सगाई के थोड़े दिन बाद ही नीलिमा किसी काम से निकिता से मिलने गई थी। तब मोबाइल तो होता नहीं था, तो वो अखिलेश के घर गई। वो हमेशा की तरह अंदर चली गई और जाकर ड्राइंग रूम में बैठ भी गई। उसने पूछा, अखिलेश दीदी कहाँ है? तुम बैठो, थोड़ी देर में आ जाएगी। अखिलेश ने कहा। आंटी अंकल कहाँ है? नीलिमा ने कहा, बाहर गए हैं। ठीक है, मैं बाद में आती हूँ, कहकर नीलिमा उठने लगी थी तो अखिलेश ने उसे जबरदस्ती बैठा दिया था। बैठो ना, मैं हूँ ना। नीलिमा फिर बैठी तो अखिलेश उसके पास ही बैठ गया था। जब से तुम्हारी सगाई हुई है सुंदर लगने लगी हो। वो हंस पड़ी थी। थैंक्स। पता नहीं उस दिन क्या हुआ था, नीलिमा आज तक समझ नहीं पाई कि इतनी साफ सुथरी दोस्ती पर ये जीवन भर का कलंक अखिलेश ने क्यों लगा दिया। अखिलेश ने घर का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और नीलिमा पर टूट पड़ा। नीलिमा रोती चीखती चिल्लाती रह गई थी।
होश में आने के बाद अखिलेश सिर पकड़कर बैठ गया था। नीलिमा उस पर थप्पड़ की बरसात कर रोती हुई घर आ गई थी। घर आकर मम्मी और पापा को सब बताया तो घर में मातम छा गया था। वो रजत को सब बताना चाहती थी, पर माता पिता का सख्त आदेश था कि इस बारे में कभी किसी के सामने मुंह नहीं खोलना है। मम्मी पापा ने उसे हर तरह से संभाला था, पर नीलिमा के घाव आज भी ताज़ा थे। वो आज तक इस अपराध बोझ से उभर नहीं पाई थी कि उसने अपने पति से अपने साथ हुई इतनी बड़ी घटना छिपा रही है। उसने रजत के साथ अंतरंग पलों में मानसिक कष्ट भोगी है। उस रेप की काली छाया उसकी सामने आकर उसे जब तब तड़पती रही है। तन के घाव तो देख भी जाते हैं, लेकिन उसके मन पर लगा ये घाव कहाँ कोई देख पाया है। फिर जानवी का फोन आ गया। नीलिमा, विवाह में 2 दिन रह गए हैं, इतने पास होकर भी पहले नहीं आ रही है। जानवी, मेरा आना थोड़ा मुश्किल। उसकी बात पूरी होने से पहले जानवी ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अपने ग्रुप के कुछ लोग कल आ रहे हैं, चुपचाप तू भी जल्दी पहुंच। अच्छा, कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, जल्दी आ। ठीक है, कल आती हूँ। नीलिमा ने ठंडी सांस लेकर हैप्पीनेस के मैसेज पढ़े, चेक किया कल कौन कौन आ रहा है। लखनऊ से कोमल, दिल्ली से शीतल, सीमा, विनीत, सुभाष, इलाहाबाद से अंजलि, कोलकाता से विपिन। अखिल का नाम नहीं था। उसने चैन की सांस ली। सबके हंसते मुस्कुराते चेहरे नीलिमा की आंखों के आगे घूम गए। वो सबको याद कर मुस्कुराई। अखिलेश का तो चेहरा भी वो नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए वो ग्रुप पर एक्टिव भी नहीं रहती। उसने नोट किया है अखिलेश भी बस बहुत ज़रूरी बात का ही जवाब देता है। वो किसी जोक हंसी मजाक में भाग भी नहीं लेता। रजत और सुकन्या ने उसकी तैयारियों में पूरा सहयोग दिया था। वो 2 दिनों के लिए पुणे रवाना हो गई। सब दोस्त आ चुके थे, वही सबसे लेट आई थी। अचानक अखिलेश पर नजर पड़ गई तो उसके अंदर क्रोध की एक तेज लहर दौड़ी चली गई। मन कोसला हो गया। एक बार नफरत भरी नज़र उस पर डालने के बाद नीलिमा ने उसकी तरफ मुंह भी नहीं किया। मुंबई से पुणे सबसे बाद में आने पर उसकी खूब खिंचाई हुई। सब दोस्त एक दूसरे के गले लग गए थे। समय ने अपना प्रभाव सब पर छोड़ा था। परिदृश्य इस समय कॉलेज के दिनों में मस्त निसंकोच दोस्त की मंडली का सा था। बस अखिलेश सबसे ज़्यादा संत अकेला सा अलग अलग ही था। जानवी के पति विकास और रिया ने सबका भरपूर स्वागत किया था। सब दोस्तों के रहने का इंतजाम होटल में था। सब रूम शेयर कर रहे थे। अखिलेश को छोड़ सब एक एक रूम में डेरा जमा कर बैठे थे। कितनी बातें थी, कितने किस्से थे। अखिलेश नहीं दिखा तो विनीत ने पूछा, कहाँ गया ये अखिल, बड़ा सीरियस रहने लगा है। तो मीना ने कहा, हाँ काफ़ी चेंज हो गया है, बहुत चुप गंभीर है। अखिलेश आसपास नहीं था। तो नीलिमा सबके साथ सहज वो खुशी थी। डिनर से थोड़ा पहले पवन अखिल को पकड़ कर लाया, कहा घूम रहा था, चल बैठ सबके साथ यहाँ। अखिलेश को फीकी सी हंसी हंसता हुआ सबके साथ आकर बैठ गया। तो पर उसकी गंभीरता देख सब उससे कई तरह के सवाल करने लगे। तो नीलिमा वहाँ से उठकर अभी आई कहते हुए बाहर निकल गई। वो सीधे टेरेस पर जाकर खुली हवा में गहरी गहरी सांसें लेने लगी। आज फिर आंखों से आंसू बहते गए। इतने में अपने पीछे कुछ आहट सुनकर वो चौंकी। देखा अखिलेश था। गुस्से और नफरत की एक तेज लहर नीलिमा के दिल में उभरती चली गई। वो वहाँ से जाने लगी तो अखिलेश ने हाथ जोड़कर उसका रास्ता रोक लिया। नीलिमा प्लीज मुझे माफ कर दो। अखिलेश के रूंधे गले से निकली इस कांपती आवाज से नीलिमा ठिठक गई। अखिलेश ने बहुत ही गंभीर उदास आवाज में कहा, तुमसे माफी मांगने के लिए सालों से तरस रहा हूँ,
मेरा गुनाह मुझे चैन से जीने नहीं देता। हैप्पीनेस पर भी पहले अपने आने के बारे में सूचना नहीं दी कि कहीं तुम मेरे कारण यहाँ ना आओ। आज मेरी बात सुन लो प्लीज़। नीलिमा रेगिन से टेक लगाए हैरान सी खड़ी थी। इक्का दुक्का लोग फोन पर बातें करते इधर उधर घूम रहे थे। अखिलेश के चेहरे पर पश्चाताप और दुख था। उसकी आंखें कभी भी बरसने के लिए तैयार थी। अखिलेश ने आगे कहा, बहुत बड़ा गुनाह किया था मैंने। पता नहीं क्यों मैं बहका। एक पल में मैं कितना गिर गया। तुम्हारे जैसी दोस्त खो दी मैंने। मैं कभी खुश नहीं रह पाया नीलिमा। आज तक तुम्हारी चीख, तुम्हारी आंसू, तुम्हारी वेदना मुझे हर पल जलाती रही है। जब मेरा पहला विवाह हुआ तब ये अपराध बोध मेरे मन पर इतना हावी था कि मैं सामान्य जीवन बिता ही नहीं पाया और मेरा तलाक हो गया। घर वालों के जोर देने पर मैंने दूसरा विवाह किया। दूसरी पत्नी के साथ भी ये अपराध बोध हावी रहा। हर समय तुम्हारे साथ की गई हरकत मुझे बेचैन कर रखती। इस गुनाह की बड़ी सजा भुगती मैंने। नीलिमा, इस अपराध बोध ने दूसरी बार भी मेरा घर नहीं बसने दिया। उससे भी मेरा तलाक हो गया। माता पिता रहे नहीं, दीदी विदेश में है, बिल्कुल अकेला हूँ। मैंने गुनाह किया था, काफ़ी सजा भुगत चुकी हूँ। अब तुम मुझे माफ़ कर दो। सालों से पछताप की आग में जल रहा हूँ। झरझर आंसू बहते चले गए अखिलेश की आंखों से। उसने नज़र उठाकर हैरान खड़ी नीलिमा को देखा, फिर जाने के लिए मुड़ गया। थके हुए सुस्त कदमों से अखिलेश को जाते देख नीलिमा को बड़ा झटका लग गया था। क्या पुरुष को भी इतना अपराध बोध हो सकता है? क्या कोई पुरुष भी ये अपराध कर सालों साल पल पल सुलगता है? पल भर का बहकना क्या पुरुष को भी जीवन भर इस तरह कचोट सकता है? रेप करने के बाद ये अपराध बोध क्या पुरुष के जीवन पर भी प्रभाव डाल उसका जीवन नष्ट कर सकता है? वो अवाक थी, हतप्रभ भी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे।